Hello everyone, welcome to Prachi Radiology classes. Today I am going to discuss about spiral CT scan. तो मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पाइरल सीटी स्कैन को हेलिकल सीटी स्कैन भी बोलते हैं। आज के सारे मॉडर्न स्कैनर्स स्पाइरल और हेलिकल सीटी होते हैं क्योंकि इन स्कैनर्स में गैंट्री का रोटेशन 360 डिग्री होता है और पेशेंट काउच गैंट्री रोटेशन के साथ मूव करता है, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि साइमल्टेनियसली मूवमेंट होने की वजह से स्कैनर्स का स्कैनिंग टाइम कम होता है। हेलिकल स्कैनिंग थर्ड जनरेशन में इंट्रोड्यूस हुआ था। थर्ड जनरेशन स्कैनर में स्लिप रिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई थी जिसमें ब्रशेस का यूज़ होता है और हेलिकल स्कैनिंग की हेल्प से स्कैनिंग टाइम शॉर्ट होता है। एंटायर पेशेंट का स्कैन एक सिंगल ब्रेथ होल्ड में कंप्लीट हो जाता है और आज के मॉडर्न स्कैनर को 2 मोड्स में ऑपरेट किया जाता है। एक मोड होता है एक्सियल मोड और दूसरा जो मोड होता है जिसमें ऑपरेट किया जाता है दूसरा है हेलिकल मोड। तो आज के मॉडर्न स्कैनर को 2 मोड्स में ऑपरेट किया जाता है, नंबर 1 एक्सियल मोड और नंबर 2 हेलिकल मोड। एक्सियल मोड में क्या होता है, एक्सियल स्कैन में टेबल का मूवमेंट और गैंट्री का रोटेशन एक साथ नहीं होता है, तो इन टाइप के स्कैनर्स को स्टार्ट स्टॉप स्कैनर बोलते हैं। जबकि हेलिकल स्कैन में टेबल मूवमेंट और गैंट्री रोटेशन साथ साथ होता है, जिसकी वजह से स्कैन टाइम शॉर्ट होता है और पेशेंट का रेडिएशन डोज भी कम लगता है और इस टाइप के स्कैनिंग को हेलिकल मोड बोलते हैं। इसके बाद आता है इंटरपोलेशन एल्गोरिथम इन स्पाइरल सीटी स्कैन। तो इमेज को रिकंस्ट्रक्ट किसी भी जेड एक्सेस पोजीशन में करने की एबिलिटी को इंटरपोलेशन कहते हैं। डेटा इंटरपोलेशन एक स्पेशल कंप्यूटर प्रोग्राम से परफॉर्म होता है जिसे इंटरपोलेशन एल्गोरिथम कहते हैं। सबसे पहले इंटरपोलेशन 360 डिग्री लीनियर इंटरपोलेशन एल्गोरिथम यूज हुआ था। 360 डिग्री इंटरपोलेशन इसलिए यूज़ किया गया था क्योंकि डेटा 360 रोटेशन से ऑब्टेन हुआ था। लीनियर इसलिए यूज़ हुआ था क्योंकि एल्गोरिथम ने एक स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप यूज़ किया था बिटवीन 2 डेटा पॉइंट्स। फिर इन इमेजेस को कोरोनल और सिजाइटल में रिफॉर्मेट किया गया था और कन्वेंशनल सीटी रिफॉर्मेटेड व्यूज के कंपैरिजन में इन इमेजेस में प्रोमिनेंट ब्लरिंग अपीयर हुई थी। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए क्या हुआ था, तो इसका सॉल्यूशन ये हुआ कि इंटरपोलेशन वैल्यूज को 180 डिग्री से रिपीट कर दिया गया और इसकी वजह से इमेजेस अच्छे से रिफॉर्मेट हो गई सिजाइटल और कोरोनल में गुड जेड एक्सेस रेजोल्यूशन के साथ। नाउ कम टू द स्पाइरल सीटी स्कैन पिच रेशियो। तो पिच का मतलब होता है टेबल इंक्रीमेंट पर 360 डिग्री गैंट्री रोटेशन बाय स्लाइस थिकनेस। तो पिच इज इक्वल टू होता है टेबल इंक्रीमेंट पर 360 डिग्री गैंट्री रोटेशन डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस। पिच को हमेशा रेशियो में एक्सप्रेस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 1:1, 1.5:1, 2:1। तो पिच को हमेशा एक्सप्रेस किया जाता है रेशियो में। फॉर एग्जाम्पल 1:1, 1.5:1, 2:1। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर स्लाइस थिकनेस कितनी है, 5 mm स्लाइस थिकनेस है और टेबल इंक्रीमेंट भी कितना है, 5 mm है और गैंट्री रोटेशन टाइम कितना है, 360 डिग्री इन 1 सेकेंड है, तब पिच कितना आएगा। वी नो दैट कि पिच का फॉर्मूला होता है टेबल इंक्रीमेंट पर 360 डिग्री गैंट्री रोटेशन डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस। तो टेबल इंक्रीमेंट कितना है, 5 mm है और जो स्लाइस थिकनेस है वो भी कितनी है, 5 mm है।
तो पिच कितना निकल के आएगा यहाँ पे 5 mm, 5 mm हो गया इज इक्वल टू 1, तो 1 कितना आएगा, पिच आएगा। तो अगर स्लाइस थिकनेस 5 mm है और टेबल इंक्रीमेंट भी 5 mm है और गेंट्री रोटेशन टाइम कितना है 360 डिग्री इन 1 सेकेंड, तो पिच कितना आ रहा है हमारा 1, क्योंकि पिच का फॉर्मूला होता है टेबल इंक्रीमेंट पर 360 डिग्री गेंट्री रोटेशन डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस। तो पिच हम कैसे निकालेंगे, टेबल इंक्रीमेंट भी हमारा 5 है डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस भी हमारी 5 है, उससे हमारा पिच निकल के आ गया विच इज 1। अनदर एग्जाम्पल कि हम पिच कैसे निकाल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर स्लाइस थिकनेस कितनी है 10 mm है, ठीक है, और टेबल इंक्रीमेंट भी हमारा कितना है 10 mm पर सेकेंड है, ठीक है, 10 mm पर सेकेंड का मतलब है 10 mm हमारा टेबल इंक्रीमेंट है और पर सेकेंड मतलब गेंट्री रोटेशन टाइम 360 डिग्री इन 1 सेकेंड है, तब हमारा पिच कितना निकल के आएगा। तो पिच इज इक्वल टू क्या होता है, पिच इज इक्वल टू होता है टेबल इंक्रीमेंट डिवाइडेड बाय स्लाइस थिकनेस। तो टेबल इंक्रीमेंट हमारा 10 mm है और स्लाइस थिकनेस भी हमारी 10 mm है, दोनों को हम डिवाइड करके फॉर्मूला कितना आ जाएगा हमारा 1। तो हमारी पिच कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 mm स्लाइस थिकनेस है, टेबल इंक्रीमेंट भी 10 mm है और गेंट्री रोटेशन टाइम कितना है 360 डिग्री इन 1 सेकेंड, देन पिच जो होगी वो हमारी 1 आएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि कैसे हम पिच को निकालते हैं अगर हमारे पास स्लाइस थिकनेस एंड टेबल इंक्रीमेंट है, तो हम किस तरीके से पिच को निकालेंगे। तो पिच के फॉर्मूला के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिच की वैल्यू को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर स्लाइस थिकनेस 10 mm है तो टेबल इंक्रीमेंट भी 10 mm ही होना चाहिए, और अगर स्लाइस थिकनेस 10 mm है और टेबल इंक्रीमेंट कितना हो गया हमारा 12 हो गया, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेटा मिस होने के चांसेस होते हैं। इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, अगर स्लाइस थिकनेस 5 mm है तो टेबल इंक्रीमेंट भी 5 mm होना चाहिए, और अगर स्लाइस थिकनेस 5 mm है और टेबल इंक्रीमेंट अगर 7 mm होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, डेटा मिस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जितना स्लाइस थिकनेस होता है उतना ही टेबल इंक्रीमेंट होना चाहिए। पिच इंक्रीज होगी तो ज्यादा वॉल्यूम ऑफ टिश्यू की इमेज ले सकते हैं इन अ गिवन टाइम। फॉर्मूला जो होता है वो टिश्यू इमेज इज इक्वल टू होता है कॉलिमेशन इनटू पिच इनटू स्कैन टाइम होता है। और अगर गेंट्री स्पीड 360 डिग्री नहीं है 1 सेकेंड में, तब क्या होगा, टिश्यू इमेज जो है वो कॉलिमेशन इनटू पिच इनटू स्कैन टाइम डिवाइडेड बाय गेंट्री रोटेशन टाइम होगा। पिच की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए। अगर पिच की वैल्यू क्या है 1 से ज्यादा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 है या 3 है, तब क्या होगा, डेटा मिस या स्किप हो सकता है। इसलिए पिच की वैल्यू ऑलवेज 1 होनी चाहिए, 1 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। That's all about for today. Thank you.